बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th का सोशोलॉजी सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिंक को अभी के अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिएगा कि भैया ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे आपका सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो है आपका सैंपल पेपर उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले सकते हैं आप। यहाँ पे कोड है आपका सोशोलॉजी का 039, नंबर ऑफ पेजेस हैं 24, मैक्सिमम मार्क्स हैं 40 एंड टाइमिंग है आपकी 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे की। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने सभी सब्जेक्ट के जो सामान्य निर्देश होते हैं इन्हें ज़रूर पढ़ना है। इससे आपको ये पता चल जाता है आपको किस सेक्शन में कितने प्रश्न करने हैं और टोटल कितने में से कितने करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपने सभी दोस्तों को इस लिंक को शेयर कर दिया होगा। सेक्शन ए है हमारा, जिसमें आपके 24 में से 20 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी बता दिए, क्वेश्चन भी पढ़ दिया। अब आपको जो लगता है कि आपकी तरफ से ये आंसर हो सकता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, इस तरह से। ठीक है, तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन जो था वो मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समाजशास्त्रीय कल्पनाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्टस कॉन्ट, C.W. मिल्स। तो समाजशास्त्रीय जो कल्पनाएं हैं इसके लेखक हैं, एक सेकेंड, हाँ, C.W. मिल्स। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, सामाजिक समस्याओं को समझा जा सकता है रसायन विभाग के द्वारा, भौतिक विज्ञान के द्वारा, समाजशास्त्र के द्वारा या फिर मनोविज्ञान। तो सामाजिक समस्याएं, आपका जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र वो इसी से ही जुड़ा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, आर्थिक विनिमय पर आधारित आर्थिक उद्यम की व्यवस्था क्या कहलाती है? पूंजीवाद, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण या फिर पश्चिमीकरण। तो आर्थिक विनिमय पर आधारित जो आर्थिक उद्यम की व्यवस्था होती है वो पूंजीवाद कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5, समष्टि समाजशास्त्र का अध्ययन क्या होता है? छोटे समूहों के द्वारा, बड़े समूहों के द्वारा या फिर पूंजीवादियों के द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समष्टि जो समाजशास्त्र है उसका अध्ययन बड़े समूह के लिए किया जाता है, बड़े समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, भारतीय समाजशास्त्र पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों परंपराओं के सार ग्रहण में उदार हैं। ये जो कथन है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है या फिर कैसा है? क्या ये कथन सत्य है, क्या ये कथन असत्य है? और सी है कि ए और बी दोनों, तो सी तो हो ही नहीं सकता, या तो ये गलत होगा या तो ये सही होगा, है ना। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत होगा। तो हमें सत्य और असत्य में से बताना है। तो ये जो आपका कथन है ये आपका बिल्कुल सत्य कथन है कि भारतीय समाजशास्त्र पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों परंपराओं के सार ग्रहण करने में उदार है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, इनाम या दंड का एक तरीका जो व्यवहार के सामाजिक रूप में अपेक्षित रूपों को सुदृढ़ करता है वो क्या है? पहचान, संघर्ष, प्रतिबंध या अर्धसमूह। तो वो तरीका है आपका प्रतिबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी समूह में लोगों के लिए सदैव ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे आदर्श की तरह देखते हैं और वे वैसे बनना चाहते हैं। तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा सही बैठता है। समवयस्क समूह होते हैं, जाति समूह होते हैं, संदर्भ समूह होते हैं या फिर अंतः समूह होते हैं। तो 8 का है आपका ऑप्शन सी, संदर्भ समूह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर जातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या की, ये किस चीज़ का उदाहरण है? विवाह का, प्रेम विवाह का, इज्जत के लिए हत्या, अनुलोम विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ही है कि अंतर जातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इज्जत के लिए हत्या की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश का अर्थ है उन प्रक्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के
अनुसार नहीं होता है। संदर्भ समूह, विचलन, सामाजिक स्त्रीकरण या फिर जाति। तो इसका राइट आंसर होगा विचलन। विचलन का अर्थ होता है उन क्रियाओं से जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों की मूल्यों या आदर्शों को अनुसार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी डैश विरासत में नहीं मिलती, अपितु यह व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध से प्राप्त होती है। वो क्या है? अर्जित परिस्थिति, बी है प्रदत्त परिस्थिति, सेकंड है सामाजिक नियंत्रण एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11th का आपका ऑप्शन ए राइट होगा, अर्जित परिस्थिति। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन हुए हैं, यह कथन सही है या गलत है? तो हाँ, ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है कि भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। 13 है, परिवार के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? पहला है परिवार के सदस्यों को नियंत्रित करना, थर्ड है शिक्षा संबंधी कार्य, पुनरुत्पादन यानी कि प्रजनन कार्य, सदस्यों का मनोरंजन करना। हाँ, मनोरंजन करना परिवार के सदस्यों के कार्य में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से विवाह कौन सी संस्था है? सामाजिक संस्था, धार्मिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक संस्था? तो ये जो विवाह है वो समाज में होता है, तो ये सामाजिक संस्था हो गई। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। 15वां प्रश्न है, डैश जब विवाह किसी विशेष जाति, वर्ग अथवा जनजातीय समूह में ही किया जाता है तो उसे अंतःविवाह, बहिर्विवाह, एक विवाह या फिर बहुविवाह कहते हैं। तो इसे कहते हैं अंतःविवाह। जब विवाह किसी विशेष जाति, वर्ग अथवा जनजातीय समूह के अंदर ही किया जाए तो उसे अंतःविवाह कहा जाएगा। ठीक है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की। डैश की परिस्थिति अथवा व्यवसाय से दूसरी परिस्थिति अथवा व्यवसाय में जाना, तो ये किससे संबंधित है? सामाजिक गतिशीलता से, राज्य समाज से, राज्य विहीन समाज से या फिर संप्रभुता से? तो ये जो संबंधित है वो है आपका सामाजिक गतिशीलता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाजीकरण का प्रथम साधन कौन सा होता है? विद्यालय, परिवार, समवयस्क समूह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो समाजीकरण का सबसे जो प्रधान शासन होता है, प्रथम साधन होता है, वो होता है आपका परिवार। ठीक है। 18 है, ओरिलिटी एंड लिटरेसी पुस्तक, इसके लेखक कौन है? वाल्टर ओंग, मैक्स वीवर, एडवर्ड टाइलर एंड मेलिनोवस्की। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वाल्टर आंग। ये ओरिलिटी एंड लिटरेसी पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियाँ, समान प्रक्रियाएं, विचार और मूल शामिल हैं। उस समाजशास्त्री की पहचान करें जिसने ये कथन कहा है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लिफोर्ड गीटिल, सेकंड है मेलिनोवस्की, थर्ड है एडवर्ड टाइलर एंड फोर्थ है वाल्टर ओंग। तो 19th का आपका ऑप्शन बी राइट होगा, मेलिनोवस्की के द्वारा ये कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप सम्मिलित है। भौतिक पदार्थों में उपकरण या यंत्र भी सम्मिलित होता है। तो ये किससे संबंधित है? भौतिकी से, मानकीय से, संज्ञानात्मक से या फिर संस्कृति से? तो सिंपल सी बात है, ये भौतिकी से ही संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश शब्द का तात्पर्य समान तथा युवा बच्चों के मध्य मित्रता का आधार भी काफ़ी हद तक समानता ही होता है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पे होता है? विद्यालय में, जन माध्यम के द्वारा, समन्वय समूहों के द्वारा या फिर एक परिवार में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समवयस्क समूह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? ठीक है। संस्कृति सीखा हुआ एक व्यवहार है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, संस्कृति सामाजिक धरोहर है या फिर उपयुक्त सभी? तो 22 जो है इसका डी होगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 है,
राजनीतिक संस्थान का संबंध है। राजनीतिक संस्थान का संबंध किससे? वर्चस्व, सत्ता का विवरण, संसद, चुनाव। तो आपका जो राजनीतिक संस्थान होता है इसका मेन मकसद जो होता है, जो संबंध होता है, वो होता है सत्ता के वितरण से। ठीक है। 24 है, संस्कृति के कितने आयाम प्रचलित हैं, यानी कि वर्तमान में संस्कृति के कितने आयाम प्रचलित हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। संस्कृति के 3 आयाम प्रचलित हैं। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया है, अब हमारा सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई होप बच्चों सेक्शन ए के जो 24 प्रश्न थे वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। 10 मिनट में हमने अपना सेक्शन ए खत्म कर लिया है, 10 मिनट में सेक्शन बी करेंगे और 5 मिनट में सेक्शन सी करेंगे। तो सेक्शन बी में देखिए, इसमें भी आपके 24 प्रश्न हैं। 24 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपके इसके उत्तर देने, 24 में से 20 प्रश्न के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय दस्तकारों की दशा क्यों दयनीय थी? भारी मात्रा में कर की वजह से, उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया था, ए और बी दोनों, अंग्रेज भारत की समृद्धि चाहते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का, कि उपनिवेश की बात के दौरान भारतीय जो दस्तकार थे इनकी दशा क्यों दयनीय नहीं थी। तो इसका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे पूछा था दयनीय क्यों नहीं थी, ये नहीं पूछा क्यों थी, क्यों नहीं थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अंग्रेज भारतीयों की समृद्धि चाहते थे? बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो इसी की वजह से नहीं थी। 26, समाजशास्त्रीय अध्ययन का विशेष क्षेत्र, समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें शामिल हैं इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और उपयुक्त सभी। तो समाजशास्त्र में उपयुक्त सभी क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है। अब बच्चों हमारे कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं। 27 में सब, या संकल्पना कह लीजिए, कथन कह लीजिए, अभिकथन एक ही है। तो चलिए हम इससे संकल्पना पढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, संकल्पना के अकॉर्डिंग, प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में बढ़ोतरी से सारी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर है आगस्तक कोंट, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता था, का मानना था समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, आपका जो संकल्पना है वो भी सही है। ठीक है। और कारण भी सही है। और प्रारंभिक आधुनिक काल के बारे में बात की जा रही है, तो अगस्त कोंट भी उनसे संबंधित है और उनकी संभावना भी समाजशास्त्र से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा, यानी कि संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है और कारण संकल्पना की ठीक ठीक व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। आधुनिक समाजों की विशेषताओं में से एक है काम की विशेषता, सदस्यों के आमने सामने की बातचीत, शहरीकरण और कारखानों में उत्पाद या फिर कृषि उत्पाद। तो 28 का सी होगा कि शहरीकरण और कारखानों में उत्पादन, ये आधुनिक समाजों की विशेषता रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, समाजशास्त्र के उदय में इन भौतिक परिवर्तनों का हाथ है, वह कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है औद्योगिक क्रांति, सेकंड है ज्ञानोदय, थर्ड है फ्रांसीसी क्रांति एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका उपरोक्त सभी। समाजशास्त्र के उदय में उपरोक्त सभी भौतिक परिवर्तनों का योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? खेती करना, कपड़ा बुनना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिकरण करने से पहले जो अंग्रेजों के मुख्य व्यवसाय थे वो दोनों थे, ए और बी दोनों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक समूह में से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। सामाजिक समूहों में से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, वो कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका निरंतर क्रिया के लिए दीर्घ स्थायी प्रतिक्रिया, अंतःक्रियाओं के स्थिर प्रतिमान, अपनत्व की भावना या फिर साझी रुचि। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है। इन चारों ही ऑप्शन में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है, उपरोक्त सभी सामाजिक समूहों में कम से कम विशेषताएं इसकी होनी चाहिए, तभी वो एक सामाजिक समूह कहलाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, डैश का डैश, इसका अर्थ उन अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने दंड अथवा उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। सामाजिक नियंत्रण, जाति व्यवस्था, सामाजिकीकरण या फिर सांस्कृतिकीकरण।
तो सामाजिक नियंत्रण का अर्थ होता है कि वह अनेक संसाधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने दंड अथवा उपद्रवित सदस्यों को पुनः राह पर ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, यहाँ पे भी एक संकल्पना है और एक कारण है। तो चलिए हम कारण और संकल्पना पढ़ते हैं। संकल्पना के अकॉर्डिंग, परंपरागत भारत में विभिन्न जातीय सामाजिक श्रेष्ठता का अधिक्रम बनती है। भारत में जाति व्यवस्था में समय समय के साथ अनेक बदलाव हुए हैं। तो अब देखिए, इसमें एक तरफ यहाँ पे बात की गई है सामाजिक श्रेष्ठता की, ठीक है, अधिक्रम के बारे में, और दूसरी तरफ इसमें जाति व्यवस्था के बारे में बात की गई है। तो दो कथन तो दोनों आपके सही हैं, संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे कारण उसकी ठीक व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु ए आर की ठीक व्याख्या करता है। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी है आपका, यहाँ पे व्याख्याकर्ता की जगह व्याख्या नहीं भी आएगा, ठीक है, बीच में नहीं भी आएगा कि व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, जिसमें लिखा है कि यहाँ पे ठीक व्याख्या करता हुआ लिखा है, लेकिन यहाँ पे ठीक व्याख्या नहीं करता है, ये लिखना चाहिए था। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसी के जन्म स्थान या समय को दर्शाता है? पहचान, जन्म संबंधी, मूल्य, समुच्चय। तो जो जन्म स्थान या समय को दर्शाता है वो होता है जन्म संबंधी, ठीक है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में है कि परिवार का आवास के नियम के अनुसार नाम क्या होता है? पितृ स्थानिक, पितृ तंत्रात्मक, पितृवंशीय या फिर मातृवंशीय। तो इसका राइट आंसर है पितृ स्थानिक। परिवार का आवास के नियम के अनुसार नाम होता है पितृ स्थानिक। 36 है, आधुनिक डैश की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधियां हैं। समाज, राज्य, विश्व या फिर 36 सामाजिक समूह। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य। आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधियां हैं। 37 है, सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है किस वजह से? ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। सेकंड है समाज में व्यवस्था के लिए मूल्य तथा प्रतिमान लागू करने के लिए। सी है कि ए और बी दोनों सत्य हैं, और डी है कि ए और बी दोनों असत्य हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा कि ए और बी दोनों ये आपके दोनों सही हैं। अब संकल्पना वाले प्रश्न हैं, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। तो देखिए संकल्पना में क्या कहा गया है। संकल्पना के अकॉर्डिंग, संभवतः परिवार जितनी नैसर्गिक कोई दूसरी सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती। कारण, प्रकारवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की जरूरतें पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। तो अब देखिए, एक तरफ तो इसमें परिवार की नैसर्गिक के बारे में बात की जा रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक अमूल परिवार के बारे में बात की, औद्योगिक के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके कथन दोनों सही है, संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रही है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा कि जो ए और आर है, यानी कि संकल्पना कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। अब हमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उन्हें पढ़ना है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रतीकों का समुच्चय सम्मान, सेकंड है अनुष्ठान अथवा समारोह, थर्ड है विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय, एंड फोर्थ है श्रद्धा की भावना। तो 39 का जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकार्यवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, लोगों के बीच संघर्ष, भेदभाव, समाज की जरूरतें, समाज में असमानता। तो 40 है समाज की जरूरतों को, ये प्रकारवाद का मानना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, धर्म के रूप में माना जाता है किसे? अपवित्र, धर्म के रूप में माना जाता है अपवित्र, एक विश्वास, पवित्र या फिर प्रथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवित्र माना जाता है। 42 है, डैश का तात्पर्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। राजनीति, राज्य, प्रभुसत्ता या कार्य।
तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, प्रभुसत्ता। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 है, सोचने, महसूस करने और विश्वास करने के तरीके के रूप में किसे जाना जाता है? सामाजिक कल्पना को, सामाजिक संपर्क को, सामाजिक स्वीकृति को, या फिर संस्कृति को। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन डी आपका राइट होगा, संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 44 है, संस्कृति का निम्न आयाम है, इनमें से कौन सा संस्कृति का आयाम है? संज्ञानात्मक, ठीक है, भौतिक, या फिर मानकीय। तो 44 का ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ये तीनों ही संस्कृति के विभिन्न आयाम हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट है। 45 में देखिए, अब यहाँ पे आपकी एक फिर से संकल्पना है और फिर से एक कारण है। तो हम संकल्पना और कारण पढ़ते हैं। पहले तो संकल्पना कहती है कि पहचान विरासत में नहीं मिलती, बल्कि यह व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों से मिलती है। कारण, जब संस्कृतियाँ परस्पर संपर्क में आती हैं तभी निर्जाति केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। तो 45 में देखिए ऑप्शन ए भी आपका सही, सॉरी मतलब कि संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रही है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा कि ए और बी दोनों हैं तो सही, मतलब कि ए और आर, संकल्पना और कारण दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे ठीक व्याख्या नहीं हो रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। प्रारंभिक, एक सेकेंड, 48 है, प्रारंभिक बचपन में समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंचार माध्यम, समवयस्क समूह, परिवार, या फिर विद्यालय। तो भैया जो समवयस्क समूह होता है वो प्रारंभिक बचपन में सामाजिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे समवयस्क समूह नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक बचपन है तो बचपन में समूह वगैरह तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे आपका परिवार आएगा। ठीक है, परिवार आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों के रूप में जाना जाता है। सामाजिक स्थिति को, जाति को, सामाजिक भूमिकाओं को, या फिर वर्ग को। तो 40 नंबर 47 का भी सी राइट होगा, सामाजिक भूमिकाओं को। सेक्शन बी का हमारा आखिरी प्रश्न है, उसके बाद सेक्शन सी हमारा स्टार्ट होगा। 48 है, नैतिक दायित्व इनमें से क्या है? कर्म, मोक्ष, धर्म, या फिर निर्वाण। तो भैया जो कर्म होते हैं हमारे, वही हमारे नैतिक दायित्व होते हैं। अब हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होगा। उससे पहले सेक्शन ए एंड बी में जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, आई होप आप सभी को सभी के सभी प्रश्न हल सहित समझ में आए होंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए हम अपने सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके स्रोत आधारित प्रश्न हैं। ठीक है, और ये जो स्रोत है इससे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं इसको आपको पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसी से संबंधित आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश ने औद्योगिक क्रांति शुरू की थी? भारत, फ्रांस, जर्मनी, या फिर इंग्लैंड? तो जो औद्योगिक क्रांति थी उसकी शुरुआत की थी इंग्लैंड ने। ठीक है, ये सभी उत्तर जो हैं वो आपको इसी में ही मिलेंगे। 50 है, ज़्यादातर लोग डैश क्षेत्र की तरफ उन्मुख हुए, वो कौन सा क्षेत्र था? कारखाना, खेती या कृषि, शहर, या फिर ग्राम? तो ज़्यादातर जो लोग थे वो खेती या कृषि की तरफ उन्मुख हुए थे। 51 है, इस अनुच्छेद में किस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटना का उदाहरण है? पाश्चात्यकरण, ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, उपनिवेशों पर साम्राज्यवाद का प्रभाव? तो 51 का जो है वो डी है कि उपनिवेशों पर साम्राज्यवाद का प्रभाव इस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये 3 ही प्रश्न थे आपके इससे संबंधित, 49, 50 एंड 51। ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है इससे संबंधित। अब हमारा एक और अनुच्छेद है यहाँ पे, इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें आपको 54 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 53, 54 एंड 55 3 प्रश्न हैं आपके। चलिए प्रश्न देखते हैं। इस अनुच्छेद में किस विषय का वर्णन किया गया है? जाति व्यवस्था का, परिस्थिति एवं भूमिका का, सामाजिक स्त्रीकरण का, या फिर समवयस्क समूह का?
तो इस अनुच्छेद में जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है। 53 है, वे कुछ चीज़ों को अपनाने को तैयार नहीं है। इसका क्या अर्थ है? समानता के व्यवहार, शूद्रों के हाथों से पानी पीना, जातिगत भेदभाव, या फिर लोकतंत्रीय अधिकारों का प्रयोग। तो यह है समानता का व्यवहार की वजह से वे कुछ चीज़ों को अपनाने को तैयार नहीं हैं। ठीक है। 54 है, वर्तमान समय में किन क्षेत्रों में जातिगत व्यवस्था अक्सर दिखाई देती है? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, विदेशों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतर जो है वो जातिगत व्यवस्था हमें शहरों में तो कम देखने को मिलती है, विदेशों में तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। लेकिन ग्रामीणी क्षेत्रों में जो जातिगत व्यवस्था है, जाति भेदभाव है, वो अधिक हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये आपके 52, 3 एंड 4 इस अनुच्छेद से लिए गए थे। चलिए एक और अनुच्छेद है आपका। अब यहाँ पे आपको 55, 6 एंड 7 इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अनुच्छेद को बच्चों आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आपको सीधे प्रश्न उत्तर बताऊंगा। ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। 55 है, कन्या भ्रूण हत्या संबंधित है। कन्या भ्रूण हत्या किससे संबंधित है? कन्या भ्रूण हत्या, पुत्र वरीयता, जीवन प्रत्याशा दर, मातृ मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वरीयता के कारण ही कन्या भ्रूण हत्या अधिकतर की जाती है कि हमें पुत्र पैदा होगा और कन्या भ्रूण हत्या हो जाएगी। ठीक है। 56 है, किस राज्य में महिलाओं का अनुपात सबसे कम है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। पंजाब और हरियाणा में महिलाओं का अनुपात सबसे कम है। 57 है, 2001 में लिंग अनुपात कितना था? ठीक है। 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 934 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं और 1000 पुरुषों पर 789 महिलाएं। तो 2001 में लिंग अनुपात जो था वो था आपका 1000 पुरुषों पर 97, यानी कि 1000 पुरुष बटे में 927 महिलाएं। तो ये आपके 55, 6 एंड 7 का जो आंसर था वो आपको यहाँ से पता चला। अब हमारे लास्ट के 3 प्रश्न और बचते हैं। जो लास्ट के 3 प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको इस गद्यांश से मिलेंगे, इस स्रोत से मिलेंगे। ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज करके इस स्रोत को पढ़ लीजिए। अगर लाइव भी चल रहा है तो भी कर लीजिए, और अगर वैसे देख रहे हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज। 58 है, यह उद्धरण संस्कृति के किस पक्ष से संबंधित है? संज्ञानात्मक, मानकीय, भौतिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह उद्धरण जो है वो संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। किससे? संज्ञानात्मक पक्ष से। 59, मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाना किसका संकेत है? खेद का, हाँ, नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 जो है, मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाना, ये खेद का संकेत है। ठीक है। सबसे आखिरी प्रश्न, किस अनुच्छेद में इस जो ऊपर अनुच्छेद दिया गया है किस शहर का वर्णन है? दिल्ली, बेंगलोर, केरल या फिर तेलंगाना। तो यहाँ पे बेंगलोर शहर का जो वर्णन है वो इस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये लाइव सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको आज का ये सोशियोलॉजी का पेपर जो था, सैम्पल पेपर, आपको समझ में आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।